ये क्वेश्चन देखिए, a wave traveling along a string is described by, this is equation of the wave, that displacement is a function of x and t, और इसका इक्वेशन ये हमको दिया गया। हमको पिछली क्लास में हमने देखा है कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और वेरिएबल क्या होते हैं। क्या चीज वेव के साथ साथ बदलते जाती है, डिस्प्लेसमेंट y, और क्या बदलता है x, और क्या बदलता है टाइम, इसलिए y, x और t यहां लिखा है। तो बाकी कांस्टेंट्स हमको क्या बताते हैं, ये जब भी आप इक्वेशन देखेंगे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो पहले हम ये याद करते हैं अपनी मेमोरी से। We know that an equation is equal to y, which is a function of xt, is equal to amplitude sin, हमें जो याद है kx माइनस ओमेगा टी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, व्हेन वी कंपेयर द टू, इट इज 0.005 sin k is 80 minus omega is 3.0 t। ओके, अब इससे यहां पर कंपैरिजन कर लीजिए, किसकी जगह में कौन आया, व्हाट इज ए, एम्पलीट्यूड। ओके, एक चीज हमको दी है, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज ए डिस्टेंस, तो उसका SI यूनिट होगा मीटर। तो एम्पलीट्यूड कितने मीटर है, यस वेरी गुड, 0.005 मीटर। इसको सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, राइट। ये एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन है, k इज 80, k किसके बराबर होता है, k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 80, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 80, और इसका यूनिट क्या होगा, अगेन लैम्डा हैज ए SI यूनिट मीटर, सो दिस इज मीटर। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आती है, पाई अपॉन 40, जो भी उसकी वैल्यू आएगी दैट इज लैम्डा। अब इससे क्या मिलेगा हमें बताइए, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई अपॉन टी किसी से भी ले लीजिए, 2 पाई न्यू, दिस इज इक्वल टू 3.0, so nu is equal to, frequency is equal to 3 upon 2 pi, और time period t is equal to 1 upon nu, so that is 2 pi upon 3। ये टाइम पीरियड आ गया, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड, दिस इज पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हमने लैम्डा भी निकाल, क्या क्या चाहिए था, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, देयर इज टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी, ये चारों चीजें हमने यहां पर निकाल ली। ठीक है, तो किसी भी वेव के इक्वेशन को देख के आप उसके ये वाले कैरेक्टरिस्टिक सब काउंट कर सकते हैं। अब इसके बाद second part, also calculate displacement y when the x is equal to this much, t is equal to this much। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें हमने x और t की वैल्यू रखनी है, we will get y is equal to a ये है 0.005 sin 80 इंटू x की वैल्यू हमको दी गई है
व्हेन x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि पूरा काम हम SI सिस्टम में करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। दिस इज kx माइनस 3.0 इंटू टी, और ये t कितना दिया है 20, और ये SI सिस्टम में है तो वैसा ही रहेगा 20 दिस वे। सो दिस इज 80 इंटू 0.3, दिस इज 80 इंटू 0.3 इज हाउ मच 24 माइनस 20 इंटू 60 साइन kx माइनस ओमेगा टी। ओके, अब हमने इसका आंसर निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू 0.005, दिस इज इन मीटर, साइन minus 36. What is this minus 36? So answer is, we are working in SI system. In SI system, angle is given in radian. So this is in radian. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? How to find the value? So you see, sin 0 is this. Again, sin 360 comes to the same. 360 is 2 pi. So if I say sin 20 degree, then sin 2 pi plus 20 degree is same. Sin another round, sin 4 pi plus 20 degree is same. Sin 6 pi plus 20 degree is same. Sin 12 pi plus 20 degree is same. That means if I add with this any multiple of 2 pi, there is no change in the value of sine. फिर से sin 30 degree, 30 degree और sin 30 plus 360 degree is same. 720 degree same. So any multiple of 360, the sine is same. We can keep on adding. If it is in radian, there is a certain angle in radian, I can add 2 pi, no change. I can add 6 pi, no change. I can add 12 pi, no change. इस प्रिंसिपल का हम एडवांटेज लेते हैं, और ये जो एक ऑकवर्ड नंबर आ रहा है साइन माइनस 36 रेडियन, इससे हम रिलीव हो सकते हैं। तो इसको इस तरह से मैं लिखता हूं, पाई की वैल्यू 3.14, 2 पाई की वैल्यू 6.28। मुझे यहां कितने 2 पाई जोड़ने चाहिए कि ये प्लस में चेंज हो जाए? तो देखिए, अगर हम 12 पाई लेते हैं तो 12 3 36 प्लस समथिंग 3.14। तो अगर मैं यहां पर 12 पाई इसमें ऐड कर दूं, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन वैल्यू ऑफ साइन विल नॉट चेंज। समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 12 पाई। एग्री? क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, नो चेंज। So I can always add this. Why I want to add? I want to get rid of this minus 36. तो इसे मैं इस तरह से लिखूंगा, this is equal to 0.005 sin minus 36 plus 12 pi। और अब ये हो जाएगा, 12 पाई की वैल्यू हमने रखी, that is 12 3 36 and 0.14. So this I will multiply and do it here. Yes, (12 into 3.14).
that is 37.68. So this is equal to 0.005 sine minus 36 plus 37.68, और ये किस में है? रेडियन में, याद रखिए, डिग्री में नहीं. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू अगेन 0.005 और ये आ गया प्लस 1.68 रेडियन. दिस इज सॉरी साइन दिस मच. अब 1.68 रेडियन को कर लेते हैं कन्वर्ट डिग्री में. किस तरह से? 0.005 साइन 1.68 रेडियन. वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. सो 1.68 radian is equal to 1.68 multiplied by 180 divided by pi. Now it has become degree. ये था रेडियन. रेडियन को 180 अपॉन पाई से कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो नाउ इट इज कन्वर्टेड टू डिग्री. So this is 0.005 sine and this comes to nearly 97 degree. अब 97 डिग्री के साइन की वैल्यू हम रख देते हैं. साइन 97 डिग्री इज 0.005 इंटू 0.99. So this is again equal to 0.005 meter and this is equal to 5 millimeter. So this is the value we get. इसको सारे स्टेप्स नोट करिए, याद रखिए. यहाँ पर जो साइन का एंगल है ये एंगल रेडियन में है. ओके, सो इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं लाइक दिस. ओके, तो ये हमारा आंसर जब रेडियन में आया तो इस रेडियन को पॉजिटिव बनाने के लिए 2 पाई के मल्टीपल से हमने एडिशन कर दिया, क्योंकि साइन की वैल्यू चेंज नहीं होती. जब 12 पाई हमने इससे ऐड किया देन दिस बिकम 1.68 radian and 1.68 radian is converted into degree by 180 pi. So this comes to 97. 97 is again 0.99. So this is 0.005 multiplied by 0.99. So it will again come to rounding off करके 5 millimeter. So this is the value of displacement of speed of a traveling wave. हाँ, स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव निकालने के लिए एक जगह हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं और वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है ऑसिलेशंस के फॉर्म में. जो जो पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं ये एक टाइम पे किसी एक इंस्टेंट में देखते हैं तो हमको वेव ऐसे दिखती है, और ठीक इससे अगले इंस्टेंट में ये वेव हमको ऐसे दिखती है. ये यहाँ से ये यहाँ चला गया. ये वाला फेस कितना है? 2 पाई. ये फेस कितना है? 2 पाई. इसके बाद यहाँ गया तो ये फेस कितना है? 2 पाई. एक ही टाइप का फेस आगे बढ़ते जाता है और उसी को क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ द वेव. लहर हमारी तरफ आ रही है तो हमने देखा एक ऊंची लहर दिखती है, वो जितनी स्पीड से हमारी तरफ आएगी वही उस वेव की स्पीड मानी जाएगी. तो ये इसका क्रेस्ट है जिसका फेस 2 पाई है. ये क्रेस्ट यहां से यहां पहुंचा. ये वाला डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया. सपोज ये छोटा सा डिस्टेंस बहुत छोटे से टाइम में उसने ट्रेवल किया डेल्टा एक्स, और इसमें इसको यहां से यहां तक जो टाइम लगा है दैट टाइम इज डेल्टा टी.
delta x is the displacement and delta t is the time for any constant phase, for any one phase to travel. जितनी देर में ये फेस यहां ट्रेवल करेगा उतनी देर में ये ट्रफ यहां से यहां ट्रेवल करेगा, उतनी देर में ये पार्टिकल यहां ट्रेवल करेगा. तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी एक फेस की वैल्यू लीजिए, वो फेस थोड़ा सा डेल्टा टी टाइम तक चलने दीजिए, कितनी दूर पहुंचा वो, डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम डेल्टा टी. ये बात समझ में आई. वेव की स्पीड हम कैसे निकालेंगे, वेव इज द स्पीड ऑफ द वेव इज द स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल विच हैज गॉट ए कांस्टेंट फेस. यहां पर इसका फेस कितना है, 2 पाई, सॉरी पाई बाई 2. ये वाले का फेस कितना है, पाई बाई 2. ये वाले का फेस कितना है, पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 वाला फेस जितनी स्पीड से आगे जा रहा है वही स्पीड किसकी स्पीड है, वेव की स्पीड. तो इसलिए यहां से हमने स्पीड तैयार किया, स्पीड ऑफ ए वेव इज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल having speed of a particle with same or constant phase. ये उसकी स्पीड मानी जाएगी. if a constant phase, ये कांस्टेंट फेस, कोई भी एक कांस्टेंट फेस, इफ ए कांस्टेंट फेस ट्रेवल ए डिस्टेंस डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी, देन स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड इज डेल्टा एक्स अपॉन delta t, displacement upon time, this is speed. तो स्पीड का फॉर्मूला वेव का क्या हुआ, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. अब इसमें वेव में जो फेस होता है वो फेस कहां से एग्जिबिट होता है, इन द इक्वेशन y is equal to a sin kx माइनस ओमेगा टी. इस इक्वेशन में kx माइनस ओमेगा टी इज द फेस. और हम जब देख रहे हैं इसी एक फेस को देख रहे हैं या इस फेस को देख रहे हैं, तो ये फेस हमने यहां देखा, फिर यहां देखा, फिर यहां देखा, इस तरह से ये फेस ऐसा आगे बढ़ते जा रहा है. ये फेस कैसा है, एक ही वैल्यू का है, कांस्टेंट है. सो इफ दिस फेस वैल्यू इज कांस्टेंट, देन वी कैन से देयरफॉर kx माइनस ओमेगा टी इज ए कांस्टेंट, क्योंकि हम उसी पार्टिकल को देखते हैं जिसका फेस नहीं बदल रहा है. If this is a constant, then we differentiate it. Differentiate किया तो ये बना k डेल्टा x माइनस ओमेगा डेल्टा t इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका. therefore k डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर किया, ओमेगा इंटू डेल्टा टी. देयरफॉर डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, और डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या था, वेलोसिटी. सो दिस इज वेलोसिटी, द फॉर्मूला.
Therefore, velocity is equal to ओमेगा अपॉन के। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से ट्रांसलेट करके निकालें तो फिर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में जितने साइकिल बनते हैं, द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। टाइम 1 सेकंड। इन 1 cycle how much the wave travel? In 1 cycle wave travel lambda। कितनी आगे चले जाती है? एक साइकिल में वेव लेंथ लैम्डा के बराबर वेव आगे चली जाती है, तो न्यू साइकिल्स में कितनी दूर जाएगी? न्यू साइकिल्स इट विल ट्रेवल न्यू इंटू लैम्डा। और न्यू साइकिल्स में टाइम कितना लगता है? टाइम 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वेव कितनी आगे जाएगी? न्यू इंटू लैम्डा। एंड द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, therefore this displacement in 1 second is velocity or speed. Therefore velocity v is equal to nu into lambda. Now this we can modify as 2 pi nu divided by 1, this is 2 pi upon lambda. इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। फिर से वही चीज आ गई। तो किसी भी वेव की स्पीड कहां से निकलेगी? ओमेगा अपॉन के। तो हमको जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में हम देख लेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है, और ओमेगा अपॉन के करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन देखिए, इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3, और के की वैल्यू कितनी है? 80। तो इसकी स्पीड क्या होगी? ओमेगा अपॉन के, दैट इज 3 अपॉन 80 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव। तो इस तरह से वेलोसिटी निकालना बहुत आसान है। ओमेगा अपॉन के, ओमेगा किसके साथ मल्टीप्लाइड होता है? टी के साथ, और के किसके साथ मल्टीप्लाइड होता है? एक्स के साथ। तो ये रहा ओमेगा और ये रहा के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये ओमेगा के, ओमेगा अपॉन के, दैट विल गिव मीटर पर सेकेंड स्पीड। ओके, तो ये होती है ये स्पीड का फॉर्मूला। वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। वो ये है कि वेव की फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो आंसर है ये वेव बनाने वाले सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है। जब मैं अपने गले से बोल रहा हूं तो मेरे गले का लैरिंक्स 1 सेकंड में 400 बार ऐसे ऊपर नीचे होता है, 400 टाइम्स। तो जो वेव बनेगी उसके ऑसिलेशन भी कितने होंगे? यहां पर जो एयर का पार्टिकल इस साउंड को लेके जा रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है 400 टाइम्स पर सेकंड। ओके, अगर ये जाते जाते पानी में घुस जाएगा तो क्या होगा? अगर ये वेव जाते जाते पानी में घुस जाएगी, पानी के पार्टिकल को हिलाएगी, इतनी एनर्जी नहीं है, तो बाहर में जो पार्टिकल इतना ऊपर हिलता है वहां जाकर वो इतना सा ही हिल पाएगा उस एनर्जी से। हवा में इतना ज्यादा हिलता है, पानी में जाएगा इतना सा हिलेगा, पर 1 सेकंड में कितनी बार? तो आंसर है 1 सेकंड में 400 बार। यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होती है? तो देखिए,
फ्रीक्वेंसी किससे डिसाइड होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन से। ऊपर एक बार हम जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, ये एक साइकिल पूरा हुआ। एक बार ऊपर जाना, एक बार नीचे जाना, एक साइकिल पूरा हुआ। जब हम हवा में होते हैं तो हवा का रेसिस्टेंस कम है, तो पार्टिकल इतना ऊपर जाता है और इतना नीचे आता है। जब हम पानी में जाते हैं तो पानी में जाते हैं तो फिर ये पार्टिकल ऊपर जाता है, पानी का वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ऊपर जा पाता है। लेकिन जब उसका नीचे जाने का टाइम होता है तो वो ज़्यादा ऊपर जाने की जिद नहीं करता, नीचे आ जाता है, क्योंकि उसका टाइम आ गया, नीचे जाना है। मैंने जो वेव जनरेट की है वो मान लीजिए 1 मिलीसेकंड तक ऊपर जाती है और 1 मिलीसेकंड तक नीचे आती है, तो उसका फ्रीक्वेंसी इससे बनता है, टाइम से बनता है फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड, 1 मिलीसेकंड ऊपर, 1 मिलीसेकंड नीचे। अब अगर पानी में जाएगी तो भी 1 मिलीसेकंड ऊपर फोर्स लगाएगी, 1 मिलीसेकंड नीचे लगाएगी, तो टाइम तो नहीं बदला। और अगर टाइम नहीं बदला तो 1 टाइम फ्रीक्वेंसी वो भी नहीं बदलेगी। इसका ये मतलब है एक ऑसिलेशन का टाइम जो हमने फिक्स कर दिया कि उस पर जो फोर्स लगेगा 1 मिलीसेकंड ऊपर, 1 मिलीसेकंड नीचे, मीडियम भले चेंज हो जाए, यहाँ से वो सॉलिड में चली जाए, गैस में चली जाए या लिक्विड में चली जाए, 1 मिलीसेकंड ऊपर, 1 मिलीसेकंड नीचे, टाइम चेंज नहीं होगा। टाइम चेंज नहीं होगा मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो जब मीडियम बदलते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की एक बार बनती है जब सोर्स बनाता है। तो एक सोर्स ने एक फ्रीक्वेंसी बना दी, अब वो वेव जब तक जिंदा रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। जितनी दूर चली जाएगी उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। दूसरा, वेवलेंथ के बारे में समझिए। तो इसको फ्रीक्वेंसी वाले को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ जगह नहीं, मैं कहीं भी लिख लेता हूँ। लेट मी राइट हियर। फ्रीक्वेंसी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। और वेव ने एक बार सोर्स को छोड़ दिया, इट विल नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज एनीवेयर। किसी भी मीडियम में चली जाए, कहीं भी चली जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। ओके। अब दूसरी चीज, वेवलेंथ। वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। एक वेव का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ उसके ऑसिलेशन से डिसाइड होता है। ये ऑसिलेशन ऐसा, अगर पार्टिकल हल्के हैं तो ज्यादा एनर्जी से ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। इफ पार्टिकल्स आर हैवी देन दे कैन नॉट गो टू सच ए डिस्टेंस, then amplitude will decrease. So amplitude depends upon medium. Medium, yes. Another thing is wavelength. अब अगर एम्पलीट्यूड इसका इतना बड़ा है तो ये ऐसे वेवलेंथ बनी, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड छोटा हो जाता है तो इसकी वेवलेंथ भी छोटी हो जाती है, ये वेवलेंथ बनी। So wavelength depends upon medium. When a medium change, the wavelength also change. नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे what happens when a wave enters a different medium. तो अभी हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए वेवलेंथ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। व्हेन द मीडियम चेंजेस द वेवलेंथ में चेंज, बट व्हेन द मीडियम चेंजेस फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वेवलेंथ मीडियम के साथ साथ बदलती चली जाएगी। सो वी विल राइट हियर
wavelength changes with medium, और अगर वेवलेंथ बदलती है तो उसकी स्पीड भी बदल जाएगी। Therefore speed change with medium। तो ये हम याद रखते हैं, मीडियम चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, मीडियम चेंज होगा, वेवलेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। दिस इज अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रिंग को हमने टाइट किया दो पॉइंट के बीच में, ये स्ट्रिंग है, और यहां एक पुली लगाई और पुली लगाकर यहां पर इससे वेट लटका दिया। जब हम यहां वेट लटकाएंगे, ये वेट इसको नीचे खींचेगा, ये ऐसे mg, और ये जब नीचे खींचेगा स्ट्रिंग में एक टेंशन पैदा हो जाएगा। एंड हाउ मच विल बी दैट टेंशन? लेट अस से दैट टेंशन इज T। ठीक है, और ये टेंशन किसके बराबर होगा? वेट दैट इज इक्वल टू mg। इस वेट को चेंज करके हम इसके टेंशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। दिस इज टेंशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका है, ये जो स्ट्रिंग हम लेते हैं, इस स्ट्रिंग का अपना कुछ मास होगा, कुछ लेंथ है। तो हमने इसमें एक फिगर निकाला, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, अगर ये 60 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग है, इसका कुछ मास है, दैट मास डिवाइडेड बाय 0.6 मीटर, ये हमको क्या देगा? मास पर यूनिट लेंथ। इस तरह से हमने इसकी एक क्वांटिटी निकाली और उसको हम कहेंगे m। मास पर यूनिट लेंथ। ओके, कई राइटर इसको स्मॉल m लिखते हैं, कई म्यू लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको समझना है कि ये है क्या? मास पर यूनिट लेंथ। जितनी लंबी तार है उसको नाप लेंगे, उसका मास तौल लेंगे और उसके बाद उस मास में उस लेंथ को डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव द मास पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे ये तार मोटी होती जाएगी, इसका मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके, ये दो क्वांटिटीज हैं। तो इसमें जब हम इसको ऐसे प्लग करते हैं तो ये वाली, ये ऐसे हमने प्लग किया, इसमें ये वेव बनी, ये वेव यहां तक पहुंच गई, तो ये वेव ऐसा ट्रेवल की। ये जो वेव इसके ऊपर ट्रेवल करती है, कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, एंड इट इज ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रिंग। इसकी जो स्पीड होती है, ये स्पीड डिपेंड करती है इन दो क्वांटिटीज पे। वन इज टेंशन विच इज गिवन टू इट, एंड अदर इज द मास पर यूनिट लेंथ, कि वो स्ट्रिंग कितनी मोटी है। जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? सोचिए, ये ऐसा हमने टाइट किया हुआ है, हम इसको प्लग कैसा करते हैं? नीचे, और ये ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें टेंशन है। तो जितना ज्यादा टेंशन होगा उतनी जल्दी ऊपर चला जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, मास, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना वो दूर जाते जाएगा, बाद में वापस आएगा। तो मास क्या करता है? स्पीड को कम करता है, और टेंशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। सो वी गेट द रिलेशन दैट वेलोसिटी ऑन द स्ट्रिंग और स्पीड ऑन द स्ट्रिंग इज गिवन टू रूट टेंशन अपॉन मास। ठीक है, और इसके साथ दिस इज स्पीड। तो नोट कर लीजिए, स्पीड का फॉर्मूला टेंशन अपॉन m और म्यू, दोनों हम लिख चुके हैं। T टेंशन, m मास पर यूनिट लेंथ। ओके,
सो दिस इज स्पीड। अब इसके बाद हम लेते हैं स्पीड इन और दैट इज स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस में चलती हैं? तो आंसर है गैसेस में। लॉन्गिट्यूडनल वेव का बेस्ट एग्जांपल क्या है? साउंड वेव। जो हम बोलते हैं उसमें कंप्रेशन होते हैं, रेयरफैक्शन होते हैं, एंड दैट इज साउंड। और साउंड इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसकी स्पीड कैसे निकाली जाएगी? ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड के लिए हमको फॉर्मूला जो दिया गया, न्यूटन ने फॉर्मूला दिया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव हैज द स्पीड which is given by its elasticity, coefficient of elasticity. Divided by mass per unit volume. फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, स्पीड दो चीजों पर डिपेंड करती है। ऑसिलेशन को याद करिए। नंबर एक, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ऑसिलेशन की स्पीड को बढ़ाता है, जल्दी वापस लेके आएगा मेन पोजीशन पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है और वेलोसिटी भी ज्यादा होती है। दूसरा, इनर्शिया, मास। अगर कोई पार्टिकल भारी है, उसका मास ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा दूर तक चलता ही चला जाएगा, बाद में वापस आएगा, तो एक वेव बनने का टाइम बढ़ जाता है, तो उसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी स्लो हो जाएगी। तो वेव की वेलोसिटी को फास्ट कौन करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। वेव की वेलोसिटी को स्लो कौन करता है? उसका वेट, पार्टिकल का वेट, मास। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? इलास्टिसिटी, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और इनर्शिया किसका लेना है? पार्टिकल के मास का। तो जो हमारा मीडियम है उसकी हम क्या लेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी को कम करता है दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? डेंसिटी। So this is our formula for velocity. Okay. अब ये जो है coefficient of elasticity, इसको हम ये कह सकते हैं application of force. इसको basically start करते हैं, we will write it applied force, applied restoring force. अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, डेंसिटी इसको डिक्रीज करती है। अब ये जो अप्लाइड रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, तो जब ये मीडियम सॉलिड बार होता है तो उसमें इलास्टिसिटी, ये जो है इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड्स, for solid, elasticity coefficient is y, यंग्स मॉडुलस। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और जब हम इसकी डायमेंशन मैच करेंगे देन वी हैव टू पुट ए स्क्वायर रूट। तो ये किसके लिए हो गया? फॉर सॉलिड्स। सॉलिड, जैसे ये एक सॉलिड बार है, सॉलिड बार में लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे बनती है? इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉलिड बार में लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से बनेंगी? हमने इसको यहां पर नॉक किया, ऐसे खट खट यहां नॉक किया और यहां पर कान लगाया, तो इसके अंदर ये इस तरह से वेव ट्रेवल करती। ये कौन सी वेव ट्रेवल कर रही हैं? लॉन्गिट्यूडनल।
फिर से देखिए, ये एक सॉलिड बार है और इस सॉलिड बार को हमने यहां से हैमर से मारा ऐसे, यहां ऐसे हैमर से इसको मारा, तो इसमें कैसी वेव बनेंगी, ये ऐसी। ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ऐसे फोर्स लगाया हमने, यहां पर हमने ऐसे फोर्स लगाया, तो इसमें कौन सी बनी, लॉन्गिट्यूडनल। तो सॉलिड में दोनों तरह से हम बना सकते हैं। ट्रांसवर्सल में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होना चाहिए, दिस डिस्प्लेसमेंट शुड बी, द ऑसिलेशन शुड बी अलोंग स्पीड ऑफ द वेव। यहां पर दोनों एक ही तरफ हैं, तो ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कौन सी है, ट्रांसवर्सल। हम किसका फॉर्मूला बना रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला ये रहा, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मूला में इसको वापस कौन लाता है, यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, दिस इज वेलोसिटी। किसमें, सॉलिड्स में, लेकिन गैसेस में यंग्स मॉडुलस नहीं होता। तो गैसेस में यंग्स मॉडुलस नहीं होता, तो गैसेस में हम बना सकते हैं, फॉर गैसेस वेलोसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस divided by density. This is bulk modulus and density. ये bulk modulus divided by density. ये गैसेस के लिए। अच्छा, गैसेस में ये जो बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन न्यूटन ने किया, और वो डेरिवेशन करके उन्होंने ये वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, ओके। तो इस वैल्यू को देखिए, Newton's derivation for speed of waves in gases, ओके। तो इसमें वो मान के क्या चलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ओके। तो बल्क मॉडुलस हमने निकालना है। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। फिर से मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसी गैस में कुछ प्रेशर है P, हमने उस पर फोर्स लगाया तो P चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो अप्लाइड स्ट्रेस है, उस पर जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो कितना होगा, जितना हमने प्रेशर को चेंज किया। जो पहले से प्रेशर है वो नहीं, यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर है। अगर मैं एक बैलून में गैस को भरूं और उस पर फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा, वो किसके बराबर होगा, जितना उसके प्रेशर में चेंज आ जाएगा। So change, the stress is equal to change in pressure, that is change in force per unit area. This is to be divided by strain, delta V upon V. So this is equal to delta P into V upon delta V. ये किसका फॉर्मूला बना, दिस इज B, ये B का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसके बाद इस फॉर्मूले में और करेक्शन करते हैं।
पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट किया, सॉरी डेल्टा वी, और ये वी ऊपर जाएगा ना, हाँ ओके, डिफरेंशिएट, पी और वी दोनों वेरिएबल हैं। जब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक को कांस्टेंट मानेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले का डिफरेंशिएशन, ये इज इक्वल टू, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब हमने इसको इस तरफ ले लिया, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा P माइनस, ओके। अब इसमें हम एक माइनस और लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम P को चेंज करेंगे, P को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, डिक्रीज। तो जब डेल्टा P पॉजिटिव होता है तो डेल्टा V कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये हमने डेल्टा V को नेगेटिव किया, डेल्टा P को पॉजिटिव रखा, तो ये भी कैसा हो गया, P इंटू माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस V इंटू डेल्टा P, माइनस माइनस कैंसल हो गया, एंड हियर वी गेट डेल्टा P मल्टीप्लाइड बाय V, और इधर से नीचे ले आइए डेल्टा V को, डेल्टा V, दिस इज इक्वल टू व्हाट, P। ये सबका आया, करके देखिए ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मैच करिए, ये बिल्कुल यही एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन किसका था, बल्क मॉडुलस। इसलिए बल्क मॉडुलस किसके बराबर हो गया, प्रेशर के बराबर। देयरफॉर यूजिंग 1, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो किसी भी गैस का इलास्टिसिटी का बल्क मॉडुलस उसके प्रेशर के बराबर होता है। ये कैलकुलेशन न्यूटन ने की, और ये कैलकुलेशन करके उन्होंने ये जो फंडामेंटल फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला किसका था, वेलोसिटी ऑफ द वेव इन ए गैस मीडियम, दिस इज रूट बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। इसमें जब इसकी वैल्यू रखी तो देयरफॉर speed of wave in gas is V equal to root pressure divided by density। ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला निकला। गैस का प्रेशर देखो, उसकी डेंसिटी देखो, और दोनों को ऐसा डिवाइड करो, क्या मिल जाएगी, स्पीड ऑफ द साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द गैस। ठीक है, ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया और इसको टेस्ट किया। जब इसको टेस्ट किया तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर रखा, वी नो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, 1.063 इंटू 10 टू द पावर, ये जो पास्कल का नियम है उससे हमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमको मालूम है, वो प्रेशर रखा। डेंसिटी ऑफ द गैस इसको मेजर कर लिया और उसकी वैल्यू रखी, दोनों वैल्यू रख के उन्होंने वेलोसिटी निकाली, एंड दैट वेलोसिटी कम्स टू बी नियरली वेलोसिटी इन एयर। इस फॉर्मूला से जो वेलोसिटी कैलकुलेट की, दैट कम्स टू बी नियरली 280 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई अप्रोक्सीमेटली, ओके। अब रियल वैल्यू जो है, रियल वैल्यू हमने यहां से विसल ब्लो की, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, हमने डिस्टेंस नाप लिया, टाइम नाप लिया, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया, तो क्या मिल गई, रियल वैल्यू ऑफ साउंड। ये जो रियल वैल्यू स्पीड की हमने निकाली, दैट कम्स टू बी नियरली
320। ये रियल वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अब देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इतना ज्यादा डिफरेंस होना ये शो करता है कि जिस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेशन की है देयर इज सम एरर इन द फॉर्मूला। सो द difference show error in formula. So this formula was not accepted. तो ये जो फॉर्मूला बनाया था ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब उनके एक डिसाइपल थे लाप्लास, उन्होंने इसमें करेक्शन किया। लाप्लास का जो करेक्शन था उनका ये कहना था कि ये जो बेसिक हमारा है दैट v इज इक्वल टू रूट रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ कि जो b इज इक्वल टू ये उन्होंने बनाया, इसमें प्रॉब्लम है। ये वाली कैलकुलेशन दैट b इज इक्वल टू p, दिस इज नॉट करेक्ट। तो उन्होंने इसको कैसे करेक्ट किया? तो उनका ये कहना था कि b इज इक्वल टू दिस इज ऑल राइट, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उनका ये कहना था कि गैसेस के लिए ये वाली कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुई? यहां से PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो चीज है ये दिस, इसको लाप्लास ने कहा दिस इज नॉट टेकन एज करेक्ट। फिर से वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट बी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद B कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन द प्रेशर एंड स्ट्रेन इज डेल्टा V बाई V, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी ठीक है। उसके बाद न्यूटन ने क्या लिया? ये वाला फॉर्मूला। इसके लिए उन्होंने स्टार्ट कहां से किया? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर गलती है। क्या गलती है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट ये किसके लिए होता है? आइसोथर्मल चेंजेस के लिए। याद करिए, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल चेंजेस में फॉर्मूला क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबैटिक चेंजेस में क्या फॉर्मूला है? एडियाबैटिक चेंजेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में एडियाबैटिक चेंजेस के लिए फॉर्मूला है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक चेंजेस है। अब हमको ये डिसाइड करना था कि एयर में जो गैसेस में जो वेव्स चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव दैट इज साउंड वेव, वो एडियाबैटिक है या आइसोथर्मल है। न्यूटन ने क्या यूज किया? आइसोथर्मल का फॉर्मूला, क्योंकि न्यूटन का ये कहना था कि जब हम बोलते हैं तो ये जो वाइब्रेशन है ये इस पूरे ओपन एयर में ट्रेवल करते हैं, तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? जो टेम्परेचर हवा का है वही टेम्परेचर उसका रहेगा, और अगर सेम टेम्परेचर रहेगा तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं? आइसोथर्मल। लेकिन लाप्लास ने कहा कि ये जो हम बोलते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 500 to 1000 इन 1 सेकेंड, इतना जल्दी वाइब्रेट करते हैं ये। तो जब भी कंप्रेशन होगा और रेयरफैक्शन होगा उसका टाइम कितना होगा? 1/500 सेकेंड। दैट इज ए वेरी क्विक चेंज। ये इतनी जल्दी चेंज होता है कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसके पहले कि वो टेम्परेचर हवा में ट्रांसमिट हो रेयरफैक्शन बन जाता है। फिर कंप्रेशन बनता है तो टेम्परेचर चेंज होता है और उसकी हीट निकले इसके पहले फिर से रेयरफैक्शन हो जाता है, तो हीट निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो क्विक चेंजेस में अगर हीट बाहर नहीं निकलती है तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं?
एडियाबैटिक। उनका नेचर कैसा होगा? एडियाबैटिक, क्योंकि हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिला तो टेम्परेचर को स्टेबलाइज होने का टाइम नहीं मिला। तो कंप्रेशन हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, और फिर रेयरफैक्शन हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, बाद में टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हमको पता ही नहीं चलता। तो उनका ये कहना था कि अगर हमको इक्वेशन लेना है तो इसके लिए एडियाबैटिक इक्वेशन लेना चाहिए, बिकॉज द चेंजेस आर वेरी क्विक चेंजेस। सो changes are quick, hence adiabatic. There is no time for transmission of heat or stabilization of temperature. अगर ऐसा लेते हैं तो क्या होगा? तो यही प्रोसेस उन्होंने आगे बढ़ाई, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने से क्या आया? पहले इसको डिफरेंशिएट किया और इसको कांस्टेंट रखा, सो दिस विल बी डेल्टा पी, और ये कांस्टेंट वैसा का वैसा ही v टू द पावर गामा। उसके बाद प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, p को कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके क्या होगा? ऊपर सामने आ गया गामा और v टू द पावर गामा -1, एक इसकी पावर कम हो गई, सामने आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, और उसके बाद ये यहां पर आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 0। फिर से p कांस्टेंट, v टू द पावर गामा को डिफरेंशिएट किया, गामा सामने आया, v टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? v टू द पावर गामा -1, एक कम हो गया, और v के रिस्पेक्ट में किया है डिफरेंशिएशन, इसलिए डेल्टा v। यहां p के रिस्पेक्ट में किया था तो डेल्टा p। ओके, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। इसके डिफरेंशिएशन के बाद हमने इसको लिया डेल्टा p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, माइनस गामा p v टू द पावर गामा -1 इंटू डेल्टा v, और यहां पर डेल्टा v का साइन क्या होगा? माइनस। इस डेल्टा p के कंपैरिजन में ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। अच्छा, अब हमको ये हमारा टारगेट था। ये वाला जो टर्म है v टू द पावर गामा -1, इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा p v टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय v टू द पावर गामा -1 इंटू डेल्टा v। अब v की पावर गामा और v की पावर गामा से एक कम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? 6, तो 7/6 पावर है, तो क्या बचेगा? v की पावर 1। ठीक है, तो ये आया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? गामा इंटू p। अब ये क्या है? ये दोनों कैंसल होके क्या आ गया? v। ये क्या है? डेल्टा p, और ये डेल्टा v। दिस इज इक्वल टू गामा इंटू p। अब इसी को हम ढूंढ रहे हैं, डेल्टा p v अपॉन डेल्टा v, डेल्टा p v अपॉन डेल्टा v, और ये है क्या? b। therefore b is equal to gamma into p। ये आ गया, जबकि न्यूटन ने क्या निकाला था? b इज इक्वल टू ओनली p, और इन्होंने क्या निकाला? b इज इक्वल टू गामा इंटू p। व्हाट इज गामा? cp अपॉन cv, एंड इट इज मोर देन 1। अब गामा एयर के लिए कितना होता है? एयर इज ए डायटोमिक गैस because it is mostly consisting nitrogen N2 and oxygen O2। तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1.4। इससे जब हमने इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश की, कैसे?
V इज इक्वल टू रूट गामा P अपॉन डेंसिटी। ये जब हमने निकाला तो प्रेशर की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, दोनों वैल्यू को रखा, सो दिस कम्स टू बी 321 मीटर पर सेकेंड। किससे? इस फॉर्मूला से निकाला। और एक्चुअल प्रैक्टिकल निकाला तो भी कितना आया? 320। दैट वाज मैचिंग। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? गामा P अपॉन डेल्टा, that is density. So this is formula for speed of gas, speed of sound in gases. अब इससे हम ये सोच सकते हैं, ये स्पीड के फॉर्मूले हो गए लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्सल में, दोनों तरह से। ट्रांसवर्सल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? स्पीड ऑफ वेव इन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को यहां से प्लग किया, वेव दूसरी जगह पहुंच गई। और लॉन्गिट्यूडनल का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? साउंड वेव। अब ये जो वेव्स जाती हैं, साउंड वेव्स जाती हैं, इन पर इसकी वेलोसिटी पे बाकी चीजों का क्या इफेक्ट होता है? सो ये इफेक्ट किस किस पर आएगा? वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी। अगर प्रेशर और डेंसिटी में डिफरेंट होता है तो वेलोसिटी डिफरेंस होगी। गामा में डिफरेंस आएगा तो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। सो दीज आर सर्टेन फैक्टर्स विच अफेक्ट वेलोसिटी। फैक्टर्स affecting speed of gas, speed in gas. Number 1, density. डेंसिटी में एक डेंसिटी की गैस, दूसरी डेंसिटी की गैस, अगर दोनों में हमने वेलोसिटी v1 और v2 लिया तो v1 अपॉन v2 किसके बराबर होगा? रूट 2 अपॉन 1। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डेंसिटी, ये आपने देखा, ये इस फॉर्मूले में वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू डेंसिटी। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी गैस की तो वेलोसिटी कैसी होगी? कम। और डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज्यादा। तो बताइए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम प्रेशर पर हैं, उनकी वेलोसिटी का रेशियो कितना? किसमें वेलोसिटी ज्यादा? हाइड्रोजन में ज्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। और कितनी कम है? तो आंसर है, फिर से इसको थोड़ा सा याद करिए, ऑक्सीजन का मास क्या है? O का, ठीक है, तो H का 1, तो उसका डेंसिटी का रेशियो क्या हो गया? 16:1। उसका रूट कर दो 4, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया? v1 अपॉन v2 4। यानी हाइड्रोजन में वेलोसिटी ऑक्सीजन की वेलोसिटी से 4 टाइम्स ज्यादा होगी। समझ आया? इस तरह से आप किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक गैस की वेलोसिटी मालूम हो तो दूसरी गैस में। सो डेंसिटी इज सो इफेक्टिव। समझ आ गया? ये दूसरा, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है? temperature. If temperature increase, what happens to density? Decrease. अगर डेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्पीड का क्या होगा? स्पीड विल इंक्रीज। सो टेम्परेचर इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। अच्छा, उसके बाद तीसरा, ये हमने चेंज किया अब डेंसिटी, टेम्परेचर। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमिडिटी। बार बार हम किससे जोड़ते हैं? प्रेशर से या डेंसिटी से। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो डेंसिटी का क्या होगा?
ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी बताइए, डेंसिटी डिक्रीज, इंक्रीज। ओके, तो इसको नोट करिए, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है, कम हो जाती है डेंसिटी ह्यूमिडिटी से। नहीं पसंद आया? ठीक है। देखिए, हवा में, एयर में कौन कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर ना हमने हवा पकड़ी, उसके 3 मॉलिक्यूल पकड़े, 3 एटम पकड़े। उस 3 एटम में हमको क्या मिला? NO। ठीक है ना, रेशियो नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो 3 एटम यहां पर हमको मिलते हैं, N और O। उसका मास मालूम है। अब हमने क्या किया, यहां पर ह्यूमिडिटी यानी एयर की वेपर यहां पर छोड़ी, वो एयर की वेपर आई, इसने इसको हटाया और इसकी जगह एयर की वेपर बन गई। एयर की वेपर कौन है? HO। ठीक है। अब यहां पर NO भरा था, ये हट गया, इसकी जगह कौन आ गया? HO। भारी हो गई कि हल्की? हल्की। हवा कम हो, डेंसिटी कम हो गई। समझ में आया? तो ये मत सोचिए, हम क्या सोच रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो गैप है वहां वाटर आकर रुक गया तो ये भारी हो गया, इसलिए हमको क्या लगता है, गीली हवा भारी हो गई। मैं क्या बोल रहा हूं कि वो जो H2O आया वो इसके बीच में नहीं आया, उसने इसको हटाया और इसकी जगह आया। अब ये जगह कैसी हो गई? हल्की। समझ का अंतर समझ में आएगा? ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए ह्यूमिड एयर कैसी होती है? लाइटर। अगर ये लाइट हो गई तो स्पीड का क्या होगा? यस, डेंसिटी डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज। ये याद रखिए, ह्यूमिडिटी में हमेशा स्पीड का क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम होती है। हमको हवा भारी लगती है, सांस लेने में लगती है। क्यों भारी लगती है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, H2O ज्यादा होती है, तो हमको भारीपन लगता है। ओ दैट इज डिफरेंट। पर फिजिक्स के डेंसिटी के टर्म्स में वो हवा हल्की होती है। ये 3 चीजें हो गई। और जो इसमें एक बहुत चीज कभी कभी पूछी जाती है हमको डॉज करने के लिए, वो ये होती है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, आई वोंट टेक मच टाइम, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रेशर इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और P अपॉन प्रेशर अपॉन डेल्टा, दिस रिमेन कांस्टेंट। ये और P अपॉन डेल्टा हमको क्या देता है? देखिए ये दिस P अपॉन डेल्टा, P अपॉन डेल्टा क्या देता है? वेलोसिटी। हमने प्रेशर बढ़ाया, डेल्टा भी बढ़ गया। प्रेशर 2 गुना कर दिया। कैसे? मॉलिक्यूल नजदीक आए। अगर ऐसे मॉलिक्यूल नजदीक आ गए तो इसकी डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई। तो प्रेशर 2P हो गया तो डेल्टा भी 2 डेल्टा हो गया। तो P अपॉन डेल्टा वही का वही है। अगर P अपॉन डेल्टा वही है तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? mg। ठीक है। इसी तरह से डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर को डबल कर दें और डेंसिटी को डबल कर दें और फिर से उनके बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज लिख के उसको कैंसिलेशन करेंगे तो आप देखेंगे सेम वैल्यू आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप लोग खुद ही कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके कर सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को
2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे देन डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज 2 टाइम्स। ठीक है, डायमेंशन से आप करेंगे तो भी यही आएगा। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, किसी को याद है? हाँ, ml-1 T-2 ये प्रेशर होता है। और डेंसिटी की क्या होती है? यही होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? ओके, कैंसलेशन करते हैं। ये कितना आया? ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज L2 T-2। तो अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे मास में कोई अंतर नहीं आता है। दिस इज LT-1। LT-1 इज व्हाट? वेलोसिटी। LT-1 तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी का स्क्वायर। इसीलिए इसका रूट करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी। देखा आपने? प्रेशर अपॉन डेंसिटी क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशंस है। एनीवे, अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे, फिर से सुनिए, अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो ये m कितना हो जाएगा? 2m। डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा? दिस विल ऑल्सो बिकम 2m। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे ही हम मास को डबल करते हैं, किसके लिए? प्रेशर को डबल करने के लिए, तो ये डबल मास डेंसिटी को भी क्या कर देगा? डबल। फिर से कैंसलेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसलिए P अपॉन डेल्टा इज कांस्टेंट, V do not change. So there is no effect on pressure। तो ये चारों चीजें आप देख लीजिए। डेंसिटी का असर होता है, V is proportionate to 1 upon डेंसिटी। प्रेशर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, डेल्टा विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज, देयरफॉर स्पीड increase. Pressure, there is no effect on pressure because P upon delta remain constant. So velocity do not change. ये चारों के effect हो गए। So this is all about speed and velocity of the wave. तो आज हम लोग यहीं close करते हैं। एक छोटी सी चीज और है, velocity in gases। इसका एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है, उससे आप इसको याद भी कर सकते हैं कि एयर में वेलोसिटी होती है 331 मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? गैस। तो इसको नोट कर लीजिए। एयर में कितना लेना है? 331 एयर। लेकिन अगर हम लिक्विड्स में लेते हैं तो ये 1500 के आसपास होती हैं। जैसे इन वाटर, वाटर में लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी है, दिस इज 1482। और सॉलिड्स में ये 6000 के आसपास होती है। जैसे स्टील इज 5941, ग्रेनाइट में 6000। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में? सॉलिड्स में। क्यों? Why the speed is more in solids? Because the formula for speed is elasticity upon density, and elasticity of solids is very large. Their restoring force is very large. Therefore, the speed in solids is very large. ठीक है? So this is speed of the waves. Okay, we close it here.